कल लेक्चर नंबर 19 में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों की चर्चा की थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से हमने प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन भी आपको कराए थे। आज हम मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन आपको कुछ कराते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य मेन से तो मेन एक फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन कर लीजिए जो 2009 में पूछा गया है। 2009 का चुनाव चल रहा था, भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी। इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले प्रमोद महाजन गुजर चुके थे। आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। सुधींद्र कुलकर्णी उनके अपने सहायक थे, सचिव टाइप में। वाजपेयी जी कोमा में चले गए थे। तो ये स्थितियां थीं। मनमोहन सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री होना था। तो मनमाने आचरण बोल वचन के हो रहे, जिसे जो समझ में आए वही बोल देता था। तो वरुण गांधी कहीं कुछ बोल रहे हैं, आजम खान जी कहीं कुछ बोल रहे हैं। फिल्मकारों का कुछ अलग ही अपना टेम्परामेंट था। सुधींद्र कुलकर्णी का अलग विचार था। जसवंत जी जो अभी कुछ दिन पहले गोलोकवासी हुए हैं, अपने तरीके से चीज़ें चल रही थी। ये सब विद्वान लोग थे, तो फिर बातें भी उसी तरीके से। तो आईएएस में इन्हीं सब संदर्भों से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सिविल सेवा परीक्षा 2009 में क्वेश्चन बना। चूंकि हम अनेकतावादी समाज में रहते हैं, हमें अपने मतों को अभिव्यक्त करने की अधिकतम स्वतंत्रता की आवश्यकता है, भले ही वे दूसरों को अप्रिय क्यों न लगें। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाल ही में भारतीय संदर्भ में घटी हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसकी चर्चा करें। तो हम अनेकतावादी समाज यहाँ पे धर्म जाति क्षेत्र की भिन्नताएं हैं। ऐसे समाज में हम क्या बोलें, कितना बोलें? क्या कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही वो दूसरे को अप्रिय लगे? तो अनुच्छेद 19 में एक शब्द का उल्लेख किया गया है, हमने आपको बताया भी था। युक्ति निर्बंधन। बोल तो सकते हैं, लेकिन जो रीजनेबल, जो तर्कसंगत हो, जो दूसरे को अप्रिय और कष्टकारक न लगे। ये गांधी का देश है। गांधी जी कहते थे दूसरे को नीचा दिखाना भी हिंसा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं भी युक्ति संगत वर्गीकरण के अधीन हैं। आप चाहे जो नहीं बोल सकते हैं। और कभी कभी तो अपने मन की उचित बात बोलने का भी इतना दंड मिलता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आपको याद हो तो जिन्ना की मजार पे आडवाणी जी को जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष ठहराया जाना ही उनके राजनीतिक पराभव का कारण बना। उसी दिन से वो संघ की निगाह में खटक गए और धीरे धीरे करके वो भारतीय राजनीति से ओझल होते गए। बाकी की कहानी आपको मालूम है कि उनके ही सबसे प्रिय शिष्य ने उन्हें प्रधानमंत्री के सपने से महरूम कर दिया। ऐसे जसवंत जी विदेश मंत्री पाकिस्तान कस्तूरी की किताब के उद्घाटन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मसले पर कुछ आगे ही बढ़ गए। उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। अब तो खैर वो हैं भी नहीं। 2 दिन पहले वो दुनिया छोड़ चुके हैं। सुधींद्र कुलकर्णी ने भी कस्तूरी की किताब नाइदर ए हाक नारे डोब, आप कुछ इस तरीके से समझें। मुशर्रफ जी ने एक बार कहा था कि भारत को इस प्रवृत्ति से अहंकार से बचना चाहिए कि संभलो नहीं तो सुधार देंगे, सुधरो नहीं तो सुधार देंगे। तो कभी बाज की तरीके से आक्रमण करना, कभी कबूतर के तरीके से टखने फैला लेना, ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो ये सब थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ की। कोई जिसका मन हो जो बोलते चला जा रहा है। और वरुण गांधी जी अपने आप ही अपना टेम्पो बनाए हुए हैं। फिल्मकार अपने तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं, साहित्यकार अपने तरीके से कह रहे हैं।
सवाल है कि सही कितना है, क्या गलत है, क्या सही है, इस पर किसकी कितनी उपयोगिता है। यहाँ पर प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक जो उदारवादी भी हैं, जे एस मिल याद आते हैं, उनका सिद्धांत है उपयोगितावाद, थियरी ऑफ यूटिलिटेरियन, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। उनका कहना था कि एक व्यक्ति के मत का मूल्य तार्किक होने पर पूरे समुदाय के मूल्य से अधिक हो सकता है। अलग बात है गांधी जी इसके विरोध में, इसके विपक्ष में सर्वोदयी अवधारणा लाए। तो ये जरूर है कि कभी कभी विचारधाराएं एक व्यक्ति की समाज पर भारी पड़ती हैं, लेकिन वो विचारधाराएं कैसी हैं, कब की हैं, किन परिस्थितियों में अप्लाई की जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। कुल मिला जुला करके हम वह नहीं बोल सकते हैं जो किसी को अप्रिय लगे या कष्टकारक लगे। तो आंसर की शुरुआत करें, सहमत हैं तो आप कहेंगे नहीं, तो आंसर की शुरुआत ही नहीं से करें। डॉटेड पॉइंट आगे लिखें। भारतीय संविधान किसी भी स्वतंत्रता व अधिकार के संदर्भ में सीमितता के अनुसरण में, थियरी ऑफ लिमिटेशन, सीमितता के अनुसरण में व्यवहार करता है, और यह व्यवहार व्यक्ति, समूह व राज्य सभी के लिए समादरणीय है। ध्यातव्य है कि भारत एक प्रभु लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एक बहुजातीय व बहुधर्मी समाज है, जहां मत भिन्नता स्वाभाविक है, किंतु भिन्नता स्वतंत्रता, अधिकार का रूपांतरण अतार्किकता, स्वच्छंदता व तानाशाही में हो, यह भी उचित नहीं। पर चेंज करके, इस प्रकार हाल में घटी हुई घटनाएं, जैसे कुछ राजनीतिज्ञों, धर्मगुरुओं ब्रैकेट में साईं बाबा पर टिप्पणी, साहित्यकारों जातिगत टिप्पणी, धर्म सूचक बोल वचन, यथार्थ सिनेमा के नाम पर धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पर नकारात्मक विचार, स्वयं को ईश्वर के नाम पे प्रतिष्ठापित करना, बाबा राम रहीम को याद कर लें, उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही वे यथार्थ हों, सत्य के करीब हों, किंतु किसी को अप्रिय लगे। ध्यातव्य है कि यह गांधी का देश है, जहां दूसरे को नीचा दिखाना या दुख पहुंचाना भी अहिंसा ही माना जाता है। लास्ट पैरा, यद्यपि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार मानता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज व देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बगैर विकसित नहीं हो सकता। फिर भी ऐसे विचार जिससे समाज में वैमनस्य, दुराव व भेद पनपे या दूसरे को अप्रिय लगे, समझदारी से ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। भले ही वे विचार कैसे भी हों, किंतु विरोध का सलीका तार्किक होना चाहिए। हैं तो वे विचार ही, विचार का विरोध विचार से ही होना चाहिए, अन्यथा समाज को विघटन से बचाना मुश्किल होगा। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फ्लैट समझिएगा, शब्द सीमा से परे। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उन प्रयासों की विवेचना कीजिए जो इनकी प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा उठाए गए। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी तो नहीं हैं, परंतु ये संविधान वर्णित मूल अधिकारों पर अग्रता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आपको
नीति निषेध तत्वों का महत्व बताता है और उन प्रयासों को बताना है जो सरकार द्वारा इनके लिए उठाए गए हैं अथवा के रूप में राज्य के नीति निर्देश बाध्यकारी तो नहीं हैं, परंतु ये संविधान वर्णित मूल अधिकारों पर अग्रता प्राप्त करते हैं। स्पष्ट करें। आंसर करें, फिर कुछ बातें हम समझा देंगे, धीरे धीरे लिखें। भारतीय संविधान के भाग 4 ब्रैकेट में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। संविधान में राज्य का गठन एवं अधिकार पत्रों का ही वर्णन नहीं। वरन वह दिशा भी निश्चित की गई है जिनकी ओर बढ़ने की प्रेरणा राज्यों को दी गई है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु करने हेतु निदेशक तत्वों में ऐसी बातों को समाहित किया गया है। निदेशक तत्वों में ऐसी बातों को समाहित किया गया है जो राज्य को लोक कल्याणकारी बना सके, जो राज्य को लोक कल्याणकारी बना सके। ये तत्व हमारे सामने या राज्य के सामने कुछ आदर्श या मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। ये तत्व हमारे सामने कुछ आदर्श या मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं जिससे नागरिकों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सके, जिससे नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सके। वास्तविक प्रजातंत्र की रक्षा के लिए व्यवहार में इनका सदा और सदा उपयोग करना ही पड़ेगा। वास्तविक लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यवहार में इनका प्रयोग सदा और सर्वदा करना ही पड़ेगा। पैरा चेंज करके लिखें। संवैधानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से निदेशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। संवैधानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निदेशक तत्वों का बहुत ही अधिक महत्व है। पहला, जैसे निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति अर्थात कोई भी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। पहला, जैसे निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति अर्थात कोई भी सरकार अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार सरकार को निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार सरकार को निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा महत्व नैतिक आदर्श के रूप में है। दूसरा महत्व नैतिक आदर्श के रूप में है, अर्थात जो सर्वमान्य व सर्वहितकारी हो उसे प्राप्त करने का प्रयास। अर्थात जो सर्वमान्य और सर्वहितकारी हो उसे प्राप्त करने का प्रयास। इसका तीसरा महत्व शासन के मूल्यांकन में है। इसका तीसरा महत्व
शासन के मूल्यांकन में है, अर्थात शासन की असफलता सफलता को जांच करने का मापदंड भी प्राप्त होता है, अर्थात शासन की सफलता और असफलता की जांच करने का मापदंड भी प्राप्त होता है। चौथा महत्व, इसके द्वारा सामाजिक आर्थिक क्रांति भी की जा सकती है। चौथा महत्व, इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी की जा सकती है, क्योंकि निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो निर्देश देते हैं, क्योंकि निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो निर्देश देते हैं वह देश और समाज के हित में होता है, वह देश और समाज के हित में होता है। पांचवा महत्व संविधान की व्याख्या करने में है। पांचवा महत्व संविधान की व्याख्या करने में है, क्योंकि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं, क्योंकि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं इसी के द्वारा निर्देशित होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, निदेशक तत्वों में गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, निदेशक तत्वों में गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद मिल सकती है, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद मिल सकती है। अतः कह सकते हैं कि वैधानिक महत्व का न होने के बावजूद, अतः कह सकते हैं कि वैधानिक महत्व का न होने के बावजूद भारतीय शासन पद्धति में इनकी बड़ी भूमिका है। नेक्स्ट पैरा, नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की समस्या। नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की समस्या पुलिस राज्य को कल्याणकारी राज्य और राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र में बदलने की रही है। नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की समस्या वस्तुतः पुलिस राज्य को कल्याणकारी राज्य तथा राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में बदलने की समस्या रही है। यद्यपि यह आसान कार्य नहीं है, यद्यपि यह आसान कार्य नहीं है, फिर भी राज्यों द्वारा इस कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। फिर भी राज्यों द्वारा इस कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, राष्ट्रीय आय और प्रति एक व्यक्ति आय में वृद्धि करने का निरंतर प्रयास किए जाना। जैसे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का निरंतर प्रयास किए जाना। युवक वर्ग और बालकों के शोषण से रक्षा के लिए, युवक वर्ग और बालकों के शोषण से रक्षा के लिए कानून बनाना, जैसे रोजगार की सुविधा बढ़ाना तथा बेरोजगारी बीमा या भत्ता देना। आगे हिंदू कोड बिल के तहत विवाह अधिनियम 1955, आगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आदि को पारित करना, अस्पृश्यता निवारण, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं देकर उन्हें शिक्षित करना, पर चेंज करके 1971 के लोकसभा चुनाव द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए 24वां, 25वां, 29वां संशोधन तथा तस्करी रोकने के लिए कानून बनाना आदि कार्य किए गए। 1975 में बंधक मजदूर निवारक अधिनियम लाकर 1975 में बंधक मजदूर निवारण अधिनियम लाकर बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया। 1977 में के चुनाव में जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया, क्योंकि इससे सामाजिक और आर्थिक न्याय में बाधा पहुंचती थी। हाल के दिनों में पंचायतों का सशक्तिकरण किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा तथा नरेगा द्वारा काम को वैधानिक अधिकार दिया गया। इसे हम नीति निर्देशों को वैधानिकता की ओर बढ़े हुए कदम के रूप में भी देख सकते हैं। पैरा चेंज करके इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों में निहित लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है और आगे बहुत कुछ आगे भी राज्य अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार निदेशक तत्वों में निहित लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है और आगे भी अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए राज्य प्रयत्नशील है, क्योंकि उसे मालूम है बहुत कुछ किया गया है, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विशेषकर सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे सच्चे मन से यथाशीघ्र किया जाना राज्य का मन है। नेक्स्ट पैरा। राज्य के नीतिशक तत्वों की घोषणाएं मूल अधिकारों की तुलना में अधिक व्यापक हैं। अलग बात है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इस बात के लिए आबद्धकर है कि वह मूल अधिकारों से असंगत किसी विधि को शून्य घोषित करे, किंतु इस मार्गदर्शन के लिए वो ऐसा नहीं कर सकती। मूल अधिकारों के संदर्भ में वह प्रपीड़ित व्यक्ति का अभिरक्षक बनकर उसके अधिकारों की रक्षा का दायित्व तो निभाती है, किंतु नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ऐसी बात नहीं है। पैरा चेंज करके चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही निर्णय दिया। राज्य तथा न्यायपालिका में बार बार इस बात को लेकर मतभेद होता रहा है कि दोनों में किसे वरीयता दी जाए। राज्य ने यह महसूस किया कि मौलिक अधिकार अधिकतर कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अड़चन पैदा करते हैं, बाधक बनते हैं। अनेक बार न्यायालय ने सरकार के प्रगतिशील कानूनों को इसी आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि वे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
इसी तनावपूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 359 में खंड 4 और 5 जोड़ दिया गया। इस प्रकार मूल अधिकारों पर संसद की अंतिम संशोधनीय शक्ति मान ली गई। कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन ने नीति निर्देशों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने समय में कहा था कि यदि मूल कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कभी विरोध हो विवाद हो तो नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। 27 फरवरी 1967 को एक मुकदमे में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्णय दिए में यहाँ तक कह दिया कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई विरोध हो ही नहीं सकता। उनकी राय में मूल अधिकारों को सीमित किए बिना निर्देशक तत्व लागू कराए जा सकते हैं। हाँ, हमें पहले वैसी परिस्थितियां बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि न्यायालय और राजनीतिविद के विचारों में कोई मौलिक अंतर नहीं, चूंकि दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सामाजिक हित के मद्देनज़र संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि संविधान का कोई भाग सामाजिक हित से परे जाता है तो संशोधन किया जा सकता है। संविधान के प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ संशोधन तथा 9वीं अनुसूची ऐसे ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन से मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई, किंतु मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय में से यह प्राथमिकता समाप्त हो गई। लेकिन अनुच्छेद 39 में वर्णित सामाजिक व आर्थिक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार स्थिति यह है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के मध्य संतुलन व सामंजस्य ही संविधान का मूल ढांचा है तथा एक को दूसरे पर प्राथमिकता देना मूल ढांचे को नष्ट करना है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं, अतः प्राथमिकता या अग्रता की दृष्टि से देखा जाना न्यायसंगत नहीं रहेगा। वैसे नीति निर्देश सदा से प्रभावी रहे, फिर तो वैसी ही गति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भी होनी चाहिए। चूँकि प्रथम प्रधानमंत्री सुधीजन बौद्धिक संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा न्यायविद नीति निर्देशों के पक्ष की ओर मुड़े आते हैं। इस नाते सहज वृत्ति यह कहती है कि नीति निर्देशों को वरीयता मिलनी चाहिए। जहाँ तक मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का प्रश्न है, तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार की प्रकृति व स्वरूप को नकारात्मक माना गया है, अर्थात राज्य अपने लोगों को इनसे वंचित नहीं करेगा। यह न्यायालय में वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का रूप सकारात्मक है, अर्थात राज्य से लोक कल्याण की अपेक्षा की गई है। ये वाद योग्य नहीं है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीय है। सच यह है कि विवाद के समय मूल अधिकार प्रभावी रहेंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नीति निर्देश
सदा दिशाबोध होकर राज्य की प्रेरणा निर्देशित करते रहे। कुल मिला जुला करके राज्य की नीति ने अब अवसर हो गया बड़ा सा, इसमें से छांटिएगा। कुल मिला जुला कर राज्य के नीति निर्देश राज्य के सामने एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। आप इसे पाएं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में कोई भेद न देखें, जो तर्कसंगत हो, जो समयानुकूल हो, जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति में साधक हो, उसी के अनुरूप आचरण किया जाए। बस अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता पर कॉमन सिविल कोड, इसे हम करंट के मुद्दे पर या निबंध में बड़ा डिटेल कराएंगे। फिलहाल अभी प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझें। समान नागरिक संहिता की वैधानिक स्थिति क्या है, इसे लागू करने की दिशा में सरकार किस प्रकार प्रयत्नशील है, न्याय निर्णय के धरातल पर बताएं कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में किस प्रकार सहायक है। यूपीएससी में इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उन आपत्तियों का उल्लेख करें जो समान नागरिक संहिता के नियमन में बाधक बताए गए थे। तो इस पर भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अभी आप इसी क्वेश्चन को देखें तो ये अनुच्छेद 44 का मुद्दा है, जो कहता है कि राज्य में अधिवसित प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून हो, एक नियम हो। यहाँ जाति धर्म क्षेत्र की कोई भिन्नताएं न हो। तो होना भी यही चाहिए, बट धर्म की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे पर यहाँ पे राजनेताओं ने हाथ खींच लिया। तो कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए यहाँ पर। धर्म एवं वैयक्तिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। तो धर्म एक कंक्रीट होल है जो सबका है, सबके लिए है। कहते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो धर्म एक है, पंथ अनेक। वैयक्तिक विधि से मतलब होता है पर्सनल लॉ से हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी एटसेट्रा। और धर्म से मतलब तो सुधीजन कहते हैं कि सभ्य समाज में धर्म और वैयक्तिक विधि में कोई संबंध नहीं है और न कोई अंतर है। अगर हम एलीट क्लास के लोग हैं, समझे बूझे लोग हैं, जागरूक हैं, स्वस्थ दिमाग हैं, तो कौन सा धर्म किसी प्रोसीजर के खिलाफ होगा, प्रोसीजरल लॉ के खिलाफ होगा। आई मीन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या विवाह इत्यादि इत्यादि। तो सभ्य समाज में धर्म और वैयक्तिक विधि में कोई संबंध नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दोनों की अपनी गति है, दोनों सकारात्मक हैं। और धर्म कभी किसी प्रोसीजरल पहलू के, तलाक हो, उत्तराधिकार हो के आड़े नहीं आता। चूँकि समान नागरिक संहिता न होने के कारण तलाक वगैरह के मुद्दे में भी तमाम दिक्कतें आती हैं। जैसे भारतीय स्थिति तो ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत यदि पहले विवाह का तलाक मुकम्मल न हुआ हो, तस्दीक न हुआ हो, उसकी डिक्री न हुआ हो, तो पहला विवाह वैध बना रहेगा और दूसरा विवाह अवैध माना जाएगा। इसके लिए व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में 2 एक 4 शादियों का मामला है, मसला है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस मुद्दे पर भी तलाक के नाम पे दुरुपयोग होता रहा है। जैसे कुछ केसेस तो यहाँ तक आए कि पहली शादी बनी हुई है, आदमी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, अब इस्लाम की आड़ में दूसरी शादी कर लिया और जब तक वहाँ रहना चाह रहा फिर अपने धर्म में लौट आया। गीता रानी, मीना माथुर, कविता रानी के ऐसे तमाम केस थे। और एक बड़ा मुकम्मल और बड़ा मजबूत केस था हरियाणा का, उच्चता प्राप्त, अगर आपको याद हो, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा, कृष्ण मोहन, सॉरी चंद्र मोहन, और उनकी प्रेमिका जिनसे उन्होंने धर्म बदल करके शादी की, अनुराधा वाली।
वो चांद मोहम्मद हुए, वो फिजा हुई, शादी हुई, और फिर जब राजनीतिक भविष्य धर्मी दिखने लगा तो चंद्रमोहन फिर से पारिवारिक दबाव में चंद्रमोहन हो गए। फिजा के साथ क्या हुआ चंडीगढ़ कि उनके फ्लैट में बताई जाने की ज़रूरत नहीं। तो धर्म के नाम पर विवाह का खुला दुरुपयोग हुआ। और आपने साहबानों का मसला देखा होगा। साहबानों का मसला केवल अनुतोष से जुड़ा हुआ मसला था। 32 की शादी, 78 में तलाक, 65 वर्षीय वृद्धा जाए कहाँ। तो CRPC की धारा 125 के अंतर्गत साहबानों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारा भत्ता मांगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और निर्णय दिया कि महिला पहले महिला है, हिंदू मुसलमान बाद में है, इस नाते हक हुकूक के रूप में उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। CRPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष है, इसे इसी रूप में समझा जाए। तो सरकार की चूलें हिल गई। सरकार ने नियम में परिवर्तन किया। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लाया गया 1985-86 में। तो ये सब स्थितियाँ हैं जो सकारात्मकता के प्रतीक नहीं हैं। हालांकि अब तो तलाक को अपराध घोषित किया जा चुका है। समान नागरिक संहिता नहीं शेष है। तो समान नागरिक संहिता का घोर दुरुपयोग हुआ और न होने से खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं काफ़ी प्रताड़ित और पीड़ित हुई। तो वस्तुतः संविधान सभा में ही ये बात उठी थी कि समान नागरिक संहिता को वैधानिक बनाया जाए, मूल अधिकारों में लाया जाए। लेकिन 2 आपत्तियां उठी थीं कि यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध होगा और यह मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। बहरहाल इन सब चीज़ों को आप प्रश्न से देखें, आंसर से देखें, आप अच्छा समझेंगे। आंसर लिखें। भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। यह संवैधानिक होते हुए भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अपितु राज्य से अपेक्षा है कि वह अपने राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए न्यायमूर्तियों ने कहा कि यह घोर आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, 7 दशक स्वतंत्रता मिले हुए हो गई है। इस बीच अनेक सरकारें आईं और गईं, किंतु किसी भी सरकार ने अपने निजी स्वार्थ के कारण समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया। वस्तुतः अनुच्छेद 44 इस धारणा पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म और वैयक्तिक विधि में कोई संबंध नहीं है। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता न बनाए जाने के विरुद्ध 2 आपत्तियां उठाई गई थी। प्रथम यह कि यह अनुच्छेद 25 में उल्लिखित धर्म की स्वतंत्रता का अतिलंघन होगा। द्वितीय यह कि यह अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार होगा। वैसे यह पहली आपत्ति भ्रम पर ही आधारित है, क्योंकि कोई भी प्रक्रियात्मक विधि अनुच्छेद 25, 27, 28 को अतिलंघित नहीं करती है। क्योंकि विवाह, उत्तराधिकार, भरण पोषण आदि समस्याओं की निराकरणीय विधि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करती और उसे संबंधित विधियों को अधिनियमित की जा सकती है। जहाँ तक द्वितीय आशंका का प्रश्न है तो वह भी निराधार प्रतीत होता है। इस स्थिति का श्री कन्हैयालाल मुंशी ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा था संविधान सभा में कि किसी भी उन्नत मुस्लिम देश में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग की वैयक्तिक विधि को कहीं भी ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं है कि इसके उल्लंघन का भय समान नागरिक संहिता के अधिनियमन में बाधक हो।
विभिन्न संशोधनों, अपने कार्यकरणों तथा उपलब्ध व उपस्थित लक्ष्यों के आलोक में भारत सरकार सिद्धांततः भले न सही लेकिन व्यवहारतः समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कर रही है। रोजगार के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, सबको सुलभ शिक्षा, वंचित वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता तथा मानवीयता के पोषण में किए गए ढेर सारे ऐसे कार्य समान नागरिक संहिता से संबद्ध ही है। लास्ट पैरा, ध्यातव्य है कि समान नागरिक संहिता न होने के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में कई अड़चनें आती हैं। सामाजिक तौर पर यदि विवाह संस्कार की ही बात करें तो विवाह की रीति और विधियां वैयक्तिक विधि में अलग अलग होने के कारण कुछ महिलाओं को कष्ट उठाना पड़ता है, जो उचित नहीं है। समान नागरिक संहिता से संबद्ध वादों के निस्तारण करते समय न्यायाधीश कुलदीप नारायण तथा आर.एम. सहाय की बेंच ने अनुरोधवत सरकार से कहा कि अब समय आ गया है, अतः समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयत्न किए जाएं। कुछ विरोध तो होंगे, लेकिन इस जड़वत विरोधी बुद्धि को ध्यान में रखकर समानता के उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता है। अतः समान नागरिक संहिता का अधिनियमन आवश्यक है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। एक क्वेश्चन और जो आईएएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, संविधान के भाग 4 का में जो कुछ भी समाविष्ट किया गया है यह सब आवश्यक रूप से भारतीय जीवन पद्धति के अंगभूत कार्यों का संहिताकरण मात्र है। समालोचनात्मक पूर्वक इस कथन का परीक्षण कीजिए। यह मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मूल कर्तव्य वस्तुतः अपेक्षा के रूप में अवधारित हैं, अपेक्षा के रूप में इनकी मान्यता है, और ऐसे जो मूल कर्तव्य गिनाए गए हैं वो कहीं से विशिष्ट हम वो करते ही हैं। बाकी डिटेल पीछे किए गए हैं, आंसर लिखें। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को भाग 4 का में समाविष्ट किया गया। जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय आदर्शों, प्रतीकों, एकता व अखंडता को संजोए रखना, एवं अक्षुण्ण रखना, लैंगिक, जातीय, धार्मिक असमानता का परित्याग, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक विचारों व तर्कों की अभिवृद्धि, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव एवं माता पिता के बच्चों व प्रतिपाल्य के प्रति शैक्षिक कर्तव्य सम्मिलित है। उपर्युक्त सभी विषयों में निश्चित रूप से भारतीय जीवन पद्धति के अंगभूत कार्यों जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सहिष्णुता, अहिंसा तथा प्रकृति प्रत्येक रूप में पूजनीय है, सस्य श्यामला धरती के प्रति माँ जैसा सम्मान, साहस्तित्व का संहिताकरण किया गया है। वह भारतीय जनमानस को इन कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा की गई है। अब प्रश्न उठता है कि जब उपयुक्त कर्तव्य भारतीय जीवन पद्धति में पहले से ही शामिल हैं तो इन्हें सांविधिक दस्तावेज बनाए जाने की क्या आवश्यकता थी, और यदि आवश्यकता थी भी तो संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास पहले क्यों नहीं किया, उसी समय क्यों नहीं किया? क्यों 29 वर्षों बाद कर्तव्यों का भान संविधान के द्वारा कराया जाना आवश्यक समझा गया? रचना करके उपर्युक्त संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रथमतः मूल कर्तव्य भारतीय जीवन पद्धति के संहिताकरण
में बृहद स्वरूप रखते हैं, जहाँ केवल जीवन जीना ही नहीं बल्कि तार्किक जीवन जीने पर बल दिया गया है। अर्थात जहाँ संस्कृति में रूढ़िवादिता अंधानुकरण आ जाए, वहाँ वैज्ञानिक सोच का सहारा लें। 29 वर्षों बाद अपनाया जाना व सांविधिक दस्तावेज बनाए जाने की आवश्यकता कदाचित इसलिए पड़ी ताकि वैश्वीकरण की ओर बढ़ते समाज के साथ हमारी संस्कृति का तालमेल हो सके। औद्योगिकरण के दौर में व्यक्तिगत कर्तव्यों व अधिकारों की जगह सार्वजनिक कर्तव्यों का भान बना रहे। स्वतंत्र भारत में सांस लेने वाली युवा पीढ़ी कहीं स्वतंत्रता की बयार बहाने वाले आदर्शों से अछूती न रह जाए, कहीं बढ़ता भौतिकवाद पर्यावरण व प्राणियों के प्रति हमारे भावों को कुंद न कर दे, कहीं हम अपने सांस्कृतिक अभिमान में रहकर नए आविष्कारों की उपेक्षा करना न शुरू कर दें। अतः कहा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना केवल भारतीय जीवन पद्धति का संहिताकरण ही नहीं बल्कि उसके जीवंतता को बनाए रखने हेतु हमारे लचीले संविधान की एक अभिव्यक्ति है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखना शुरू करें तो कोई चीज़ें कठिन नहीं हैं, आप आराम से कर सकते हैं। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में कभी रीटें वगैरह पूछी जा सकती हैं, उन पर टिप्पणियाँ पूछी जा सकती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, निवारक निरोध पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन जो पंचायत को गठित करने से संबद्ध है, वहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे प्रश्न रेज करें, प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आंसर ही आंसर है। व्हाट इज द बेसिक, हमें लगना पड़ता है, हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर हम इन्वॉल्व होंगे, लगेंगे तो उद्देश्य ही सधेंगे। अब यहाँ से निबंध के भी बातें निकल सकती हैं, इंटरव्यू के भी प्रश्न तो ढेर सारे पैदा हो सकते हैं। तो सीमितता का सिद्धांत जगत का एक सच है। सीमितता का सिद्धांत जगत का सच है। लिखे निबंध। कुछ भी असीमित नहीं है, असीमित है तो केवल एक ब्रह्म। जब असीमित की सीमित होने की संकल्पना हुई, इच्छा हुई, तो सृष्टि की रचना हुई। टैगोर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जगत में सीमितता का सिद्धांत प्रधान है। अनुच्छेद 19 में आपने देखा होगा, कोई राज्य कितना भी प्रभु क्यों न हो, लेकिन अपने नागरिकों को आत्यंतिकरण तक अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। अधिकारों की सीमाएं रहेंगी, हर चीज़ की सीमाएं रहेंगी। अर्थशास्त्र तो सीमितता के सिद्धांत पर ही चलता है। संसाधन है तो संसाधन सीमित होंगे, सीमितता समस्याओं को जन्म देगी। इन्हीं समस्याओं के निराकरण की विषय वस्तु अर्थशास्त्र होगी, और जिसके लिए रूल्स रेगुलेशन बताएंगे उन्हें अर्थशास्त्री कहेंगे। तो हर चीज़ की सीमाएं हैं, सीमाओं के अनुसरण में ही व्यक्ति को, सत्ता को, समाज को काम करना है। बाकी इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। युक्त निर्बंधन से आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद 25 में विधि शब्द का प्रचार शब्द किस प्रकार भ्रामक है। अनुच्छेद 21 में विधि की व्याख्या कैसे की जाए, सक्षम विधि, मूलभूत विधि इत्यादि। तो इस तरीके से हमें देखना है, समझना है।
प्रश्न और हो सकते हैं। रिटों में उत्प्रेषण और आपके प्रतिषेध में अंतर क्या है? कौन सी रिट न्यायिक सक्रियता की ओर बढ़ती है, जनता के द्वारा न्याय की अवधारणा को मुखरित करती है? तो इस तरीके से मेंस के भी क्वेश्चन बनाए ढेर सारे। समानायक संहिता क्यों नहीं बनाई जा सकी? तो इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन रेज करें इंटरव्यू के, और लगी रहें निरंतरता जीवन का सच है। चरे वेद चलते रहें। रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। इस नाते मानव जात से अपेक्षा है वो चलती रहे। हम भी चलते रहें। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए जोशो खरोश, नई बातों के साथ। अनंत शुभकामनाएं। कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।